बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आपको ये बताऊँ कि रात गए मियाँ असलम इकबाल की रिहाइशगाह के ऊपर अटैक किया गया पुलिस की जानिब से, और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियाँ, कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ और बड़ी नफरी और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे हैं मियाँ असलम इकबाल को गिरफ़्तार करने के लिए। ये तो ऐसे लग रहा है कि लाहौर में कच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, जितनी तैयारियों के साथ पुलिस आ रही है। वो एक पॉलिटिकल आदमी है, उसका कोई पॉलिटिकल नौयत का मुकदमा होगा, आप FIR घर भिजवा दें, और अगर गिरफ़्तार नहीं हो रहा तो वो सुबह अदालत में पेश हो जाएगा और शामिल तफ्तीश हो जाएगा। ये कौन सा कोई दहशतगर्द है या दहशतगर्दी का मामला है जिसको हर हाल में आपने गिरफ़्तार करना है और आधे लाहौर की पुलिस लेकर आपने पहुँच जाना है? मेरी तो समझ से बाहर है कि निगरान हुकूमत किसके कहने पर ऐसा कर रही है। हालांकि निगरान हुकूमत कभी भी ऐसा नहीं करती। निगरान हुकूमत का उसूलन ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से नहीं होता, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चल रही होती है। और क्या इस्टेब्लिशमेंट अभी भी अपने आप को गैर सियासी नहीं कर पाई, और अभी भी वो बड़े बड़े छापे मारना चाह रहे हैं? मुराद सईद के ऊपर कैसे मुकदमा हो गया स्वात में? मैं जानना चाहता हूँ कि ज़मान पार्क में जहाँ पे मुराद सईद मौजूद है उसके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक प्लान बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान का सारा मीडिया जो वहाँ पे जाता है वो जानता है, सबको आइडिया है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हम सब जानना चाहते हैं कि न्यूट्रलिटी फिर किसको कहते हैं, गैर जानिबदारी फिर किसको कहते हैं? कोई गैर जानिबदार नहीं है, और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे पाकिस्तान में पहले हो रहा था, वही खेल खेला जा रहा है। जिस दिन इदारे गैर जानिबदार हो जाएंगे ना, उन्हें ये कहना नहीं पड़ेगा, उन्हें ये बताना नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन इदारे गैर जानिबदार हो जाएंगे उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, लोग खुद मान जाएंगे कि वो गैर जानिबदार हो गए हैं। अब इस वक्त तो वो गैर जानिबदार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अब ये ऑडियो लीक्स वाली बात ही आप ले लें, क्या किसी ने, एक नुक्ता है काशिफ अब्बासी साहब ने उठाया, और बात ठीक है, ज़रा गौर कीजिए कि क्या किसी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सास साहिबा हैं, वो एक मुअम्मर खातून हैं, क्या किसी ने उनकी आवाज़ सुनी थी पाकिस्तान में? पाकिस्तान के मीडिया ने कैसे फ़ैसला किया कि ये आवाज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास साहिबा की है? कैसे पता चला? गौर करें ना इस बात के ऊपर। क्या किसी मीडिया ऑफिस ने या मीडिया हाउस ने इसको कंफर्म किया कि ये उनकी सास की आवाज़ है? क्या किसी ने उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या ये आपकी आवाज़ है? क्या किसी ने इस बारे में कोई तहकीकात की? नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जिन्होंने ऑडियो लीक की है या जिन्होंने मीडिया को ये ऑडियो दी है, वो साथ में ये अहकामात भी देते हैं कि इस खबर को ऐसे करके चलाएं, और ये भी बताते हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास की आवाज़ है। अब वो लोग ही इतने क्रेडिबल हैं, वो लोग ही इतने तगड़े और इतने बड़े हैं, उनके कारनामे ही ऐसे शानदार हैं कि मीडिया उनसे ये पूछ ही नहीं सकता कि ये सास की आवाज़ है ना, किसी और की तो नहीं है। यानी मैं अगर रिपोर्टर के तौर पे कोई चीज़ ले जाऊं, कोई लीक्ड ऑडियो अपने चैनल में ले जाऊं, तो मेरे चैनल वाले 10 दफ़ा पूछेंगे, भाई पक्का कर लो उसी बंदे की आवाज़ है, वो भाई देख लेना ये किसी ने डबिंग तो नहीं की हुई, देख लेना ये किसी ने कोई गेम तो नहीं डाली हुई। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, पाकिस्तान के सारे मीडिया ने बगैर सोचे समझे यकमुश्त उस ऑडियो को चला दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ऑडियो देने वाले ने साथ में ये अहकामात भी जारी किए थे कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास हैं, इनको सास कहकर चलाना है और इस किस्म का एक प्रोपेगेंडा लॉन्च करना है। ये है जी सादी सी बात, और ये भी एक्सपोज हो गई है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बहस छिड़ गई कि क्या फ़ौज का सियासत में किरदार है या नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ, DGISPR कुछ भी कहें, फ़ौज का हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में किरदार है। फ़ौज अभी चंद दिन पहले तक तो अपने आप को सियासत से बाहर नहीं निकाल पाई, लेकिन आज अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं है, तो फिर ये तय कर देगा वक्त। यानी जिस दिन फ़ौज का सियासत से किरदार ख़त्म हो गया ना नाज़रीन, उसके बाद कभी भी फ़ौज को ये कहना नहीं पड़ेगा कि हमारा सियासत में किरदार नहीं है। फिर कहना नहीं पड़ता आपको कि मेरा इसमें किरदार नहीं है, आपको साबित नहीं करना पड़ता, आपको जवाब नहीं देना पड़ता। आज भी अगर आपको ये सफाइयाँ पेश करनी पड़ रही हैं तो फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। यानी अभी तो आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेजर जनरल जो मौजूदा हैं फैसल नसीर साहब, उन्होंने वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत की तब्दीली में किरदार अदा किया है, या ये सहरा उनके सर जाता है। तो ये तो उनका क्लेम है। अब या तो इस क्लेम पे उनको गिरफ्तार करके आदम सवाती साहब की तरह उनको नंगा करके टॉर्चर किया जाए,
और पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर उनको 2 महीने तक फिराया जाए, तो फिर तो मैं समझूंगा कि शायद वो गलत बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ठीक बात कर रहे हैं तो फिर खामोशी से इस बात को बर्दाश्त किया जाए, और नॉर्मली ऐसा ही होगा, आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। मियां असलम इकबाल साहब जो हैं, उनका क्लेम है और उनके पास वजह क्या है झूठ बोलने की, ये तो अपने खाते भी ले सकते थे कि मैंने किया है, लेकिन ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने बताया जी मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। अब आ जाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये इंडिया का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। आर्मी चीफ चाइना में मौजूद हैं, और आर्मी चीफ चाइना में मौजूद हैं कुछ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए चाइना के साथ, और कुछ मामला हैं उनकी बेहतरी के लिए वो वहाँ पे तशरीफ़ लेकर गए हैं। एक तो देखें, पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं ना, उनकी बेहतरी की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की सियासी क़यादत की है और हुक्मरान जमात की है और हुक्मरानों की है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की नहीं है मेरे ख़्याल में। आर्मी चीफ दिफाई नुक्ता नज़र से अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो उसमें रोल प्ले कर सकते हैं चाइना के साथ मिलकर, लेकिन मैंने 1-2 जगह पे ऐसा पढ़ा कि शायद पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से, तो उसमें ये तो हो सकता है कि दिफाई नुक्ता नज़र से कोई चीज़ें डिस्कस हो रही हैं या उनके अंदर बातचीत हो रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर खारजी नुक्ता नज़र से है या खारजा पॉलिसी के हवाले से है तो फिर उसमें आर्मी चीफ का कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के किसी और आर्मी चीफ का भी नहीं होता अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी में लेना देना, तो हमारे आर्मी चीफ का भी नहीं हो सकता। लेकिन एक टेक्निकल इशू बड़ा सीरियस आ गया है, वो ये है कि मैं आपको काफ़ी अर्सा पहले से बता रहा था, रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले हमने इसके ऊपर बहुत सारे वीलॉग्स किए थे कि इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी गेम हो रही है, एक गेम चेंजर मंसूबा है चाइना का, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। मैं आपको मुल्कों के नाम बता रहा था कि ये मुल्क फ्यूचर में मिलकर एक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। एशियाई सदी का आगाज़ होने जा रहा है, एशिया यूरोप की तरह आगे बढ़ेगा, मगरबी ममालिक की तरह ये खित्ता भी तरक्की करेगा। यहाँ पे अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है, नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वसाइल भी यहाँ पे अच्छे हैं, तो ये खित्ता अब आगे बढ़ेगा और आबादी ज़्यादा होने की वजह से इसकी रफ्तार भी ठीक होगी आगे बढ़ने की। मार्केट बहुत बड़ी है, जैसे चाइना यहाँ पे है, एक बहुत बड़ी मार्केट का मुल्क है, 1 अरब से ज़्यादा की 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी है उनकी। भारत है यहाँ पे, वो भी इतना बड़ा ही मुल्क है, दूसरी आबादी है दुनिया की सबसे बड़ी। पाकिस्तान 23 करोड़ का मुल्क है, साथ में रशिया है जो एक बहुत बड़ी ताकत है, माजी में वो सुपर पावर होने का क्लेम करता रहा है, तो ये रीजन आगे ना निकले इसकी कोई वजह नहीं है। तो एक चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था और उसके ज़रिए से बहुत सारे खित्ते के ममालिक को मिलाया जा रहा था आपस में, और जो मैंने आपको वीलॉग में बताया था वो ये बताया था, और ये इंटरनेशनल ख़बरें थी, रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रही थी कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, साथ में ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया के ममालिक और कुछ अरब ममालिक ये मिलकर एक नया ब्लॉक तैयार करेंगे। बल्कि ये ब्लॉक फैलता फैलता आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर फैलेगा और ये एक बहुत बड़ी दुनिया की मार्केट को कवर करेगा। चाइना अपनी प्रोडक्शंस को लेकर जाएगा, इस खित्ते की इजनास जो हैं वो दुनिया के पास जाएंगी और बहुत तेज़ी से काम बढ़ेगा। पाकिस्तान का उसमें जोग्राफियाई नुक्ता नज़र से एक बड़ी अहमियत थी कि पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस हो या समंदर तक करीबी एक्सेस हो। पाकिस्तान चाइना को और कई मुल्कों को फैसिलिटेट कर सकता है। रशिया को अगर गर्म पानियों तक आना है तो वो ईरान और पाकिस्तान की मदद लेगा, सेंट्रल एशिया के ममालिक या अफ़गानिस्तान से होते हुए। तो ये माजी में हम मंजरनामा आपके सामने रखते रहे हैं बार बार। अब इसमें पाकिस्तान के हवाले से जो ये बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया भी अपने आप को इससे बाहर नहीं रख पाएगा। इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी है, उसे 1.5 अरब के करीब लोगों को फीड करना है, उनका ख्याल रखना है, और वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया इंडिया ने, उसकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इससे बाहर नहीं रख पाएगा और उसको किसी ना किसी सूरत में इस ब्लॉक के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। और इस खित्ते के जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो इस खित्ते के ममालिक बैठकर हल भी कर सकते हैं और हो भी जाएंगे फ्यूचर में, जिनमें मसला कश्मीर भी है। एक प्रॉब्लम जो है वो ऊपर लद्दाख में चाइना और इंडिया के दरमियान है, कुछ और मुल्कों के बीच में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, क्योंकि जब सबके मईशत के इंटरेस्ट आपस में बढ़ेंगे तो वो फिर रिजॉल्व होने हैं फ्यूचर में। लेकिन इस रीजन के जो बड़ी ताकतें थी, बड़े मुल्क थे, उनको पाकिस्तान को लेकर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा से रहे, रशिया को भी रहे और चाइना को भी रहे। और वो तहफ़्फ़ुज़ात हमें बहुत जो हमारे करीबी सोर्सेज हैं वो बताया करते थे उस दौर में, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद थे,
और वो ये कहते हैं कि जब भी हम इनके साथ एंगेजमेंट करने जाते हैं तो ये कहते हैं कि जब मगरिब आप पे दबाव डालता है, अमेरिका या मगरबी ममालिक, तो आप अपने ज़ाती मफाद को छोड़ के उनके आगे सरेंडर कर देते हैं और इसकी वजह से आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान ने कई मरतबा ऐसा किया है, बजाय इसके कि वो इस रीजन के मुल्कों के साथ भी एक ताल्लुकात बनाएं बराबरी की सतह के ऊपर और ताल्लुकात मगरबी ममालिक के साथ भी रखें और अपने मफाद के मुताबिक आगे बढ़ें। पाकिस्तान अपना मफाद सरेंडर कर देता है और बार बार सरेंडर करता है। ये शिकवा जो है वो इस खित्ते के बड़े जो जाइंट्स हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान से किया जाता था और ये एस्टेब्लिशमेंट ने हमें एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये बात बताई थी उस दौर में, उस रेजीम में। तो ऐसा लगता था कि शायद इस मरतबा ये नहीं होगा और पाकिस्तान एक बुनियादी प्लेयर के तौर पे इस बड़े ब्लॉक का हिस्सा बनेगा और उससे पाकिस्तान की किस्मत शायद बदल सकती है। लेकिन किस्मत तभी बदलेगी जब पाकिस्तानी खुद अपनी रविश को भी बदलेंगे। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में एक और रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। अब उस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो जो एक तब्दीली आनी थी वो आ रही है। यानी आप देखें कि किस तरीके से सऊदी अरब में और ईरान के अंदर सुलह हो रही है, पाकिस्तान कहाँ है? कहीं भी नहीं है। चाइना अपना रोल प्ले कर रहा है, रशिया और चाइना आपस में ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। फिर तुर्की के साथ ताल्लुकात जो अरब ममालिक के हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। फिर अरब ममालिक के अंदर जो छोटी छोटी शोरिशें और लड़ाइयाँ छेड़ी हुई थी वो लड़ाइयाँ भी ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। तो रीजन पूरा का पूरा और वो जो एक बिग गेम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला चाइना का, वो अपने आप को डिज़ाइन करता चला जा रहा है, वो अपने आप को तैयार करता चला जा रहा है और वो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं रफ्ता रफ्ता। लेकिन पाकिस्तान इसके अंदर से निकल गया क्योंकि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपना एतबार खो दिया है। उधर भारत ने अपने आप को बड़ी तेज़ी से इन किया इस सारी गेम के अंदर। भारत को समझ आ गई कि इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी गेम शुरू होने वाली है और ये गेम चेंजर होगा। इसके अंदर अपने लोगों को लगाया जा सकता है, इसके अंदर से बहुत सारा पैसा और बहुत सारी तरक्की कमाई जा सकती है। तो भारत ने ना सिर्फ मगरब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखा, मगरबी ममालिक को अपने हाथ में रखा, बल्कि साथ ही साथ इस रीजन के अंदर ये जो एक नई ब्लॉकिंग है इसके साथ भी उसने अपने आप को मजबूत किया और उसका फ़ायदा भी भारत ने उठाया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने वहाँ से भी कुछ नहीं कमाया। यानी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को आप देख लें, उन्होंने रशिया और चाइना के साथ या इस रीजन में टाइम गुजारने की बजाय अपना बेशतर टाइम, या मैं ये कहूँ कि उन्होंने 80% 90% अपना टाइम मगरिब को दिया, अमेरिका को दिया, तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने सबसे ज़्यादा दौरे अमेरिका और मगरबी ममालिक के किए हैं और इस रीजन के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह से यहाँ पे हमें एक ऐसे प्लेयर के तौर पे देखा जाता है जो प्लेयर काबिल भरोसा नहीं है। यानी हम किसी भी वक्त अपने ज़ाती मफादात या अपने मुल्की मफादात के ऊपर समझौता कर सकते हैं किसी भी ताकतवर मुल्क के कहने के ऊपर। ये परसेप्शन पाकिस्तान की बनी हुई है। ये परसेप्शन पाकिस्तान दूर कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से एक मरतबा फिर रजीम चेंज हो गया, जिसकी वजह से एक धचका पहुंचा उन बड़ी ताकतों को जो इस रीजन में पाकिस्तान को अंगेज कर रही थी या पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती थी। बहरहाल देखें पाकिस्तान अब इसमें से कैसे निकलता है और किस तरीके से वापस अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश करता है और अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे साबित करने की कोशिश करता है। बहरहाल ये एक और ख़बर है मेरे पास, ये इंडियन मीडिया में ख़बर आई है और कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है थोड़ा बहुत, और सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। वो ख़बर ये कह रही है कि इनकार कर दिया है भारत ने कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुज़ाकरात करेंगे या अलग से मीटिंग करेंगे। अब ये पाकिस्तान को या पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा को इसको क्लियर करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान ने भारत से ऐसी कोई दरख्वास्त भी की थी या नहीं, जिसमें यह कहा गया हो कि जयशंकर से बिलावल ज़रदारी मिलना चाहते हैं या उनके साथ कोई बायलैटरल मुज़ाकरात करना चाहते हैं या दो तरफ़ा बातचीत उनके साथ करना चाहते हैं। अगर तो पाकिस्तान ने ऐसी कोई दरख्वास्त की है तो पाकिस्तान को क्लियर करना चाहिए कि हमने दरख्वास्त की थी और भारत ने मना कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमने दो तरफ़ा या बायलैटरल मीटिंग के लिए किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं की और हम भी नहीं चाहते कि हम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारा फॉरेन मिनिस्टर मिले और मिलकर कोई चीज़ें तय करे। तो अगर तो पाकिस्तान ने दरख्वास्त नहीं की तो पाकिस्तान फिर भी बताए, अगर की है तो पाकिस्तान फिर भी बताए, क्योंकि ये एक शर्मिंदगी के तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो पुंछ के अंदर एक अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में,
उसमें 5 फौजी इंडियन मारे गए हैं। उसके बाद उन्होंने ये तय किया है कि कोई बायलैटरल मुज़ाकरात नहीं होंगे, और इसमें यह नहीं लिखा कि पाकिस्तान ने कोई दरख्वास्त की है। लेकिन क्या पाकिस्तान को इस वक्त भारत जाना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। भारत ने कश्मीरियों से उनका हक छीन लिया है। भारत ने कश्मीरियों से बदतरीन मज़ालम किए हैं गुज़िश्ता चंद सालों में। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, दुनिया को पैगाम देना चाहिए, या फिर भारत के पास जाना चाहिए और भारत को इसका फ़ायदा देना चाहिए। ये फ़ैसला अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करना है। लेट्स सी वो क्या फ़ैसला करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।